आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के पार्ट 1 का सेकंड पोर्शन, जिसका टाइटल है प्लेस ऑफ सुइंग। अब इससे जो इस रेलेवेंट पोर्शन से जो रिलेटेड प्रोविजन डील करती हैं वो हैं सेक्शन 15 टू 25, जिसमें से सेक्शन 25 जो है वो ओमिटेड है। अब जो कि इसका टाइटल है प्लेस ऑफ सुइंग, यानी इस पोर्शन में बेसिकली ये चीज़ डिस्कस की गई है कि जो सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है सिविल केसेस में, वो सूट बेसिकली किस कोर्ट के अंदर दायर किया जाएगा, यानी इंस्टीट्यूट किया जाएगा। एक तो इस पोर्शन में ये इसके मतलब जनरल रूल डिस्कस किया गया है कि आप लोग सूट किस कोर्ट में इंस्टीट्यूट करोगे, और फिर डिफरेंट कैटेगरीज़ के सूट डिस्कस किए गए हैं जिनके बारे में बताया गया है कि किन कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है उन सूट को एंटरटेन करने की। इसके अलावा इस पोर्शन में ये चीज़ डिस्कस हुई है कि अगर आप एक जगह पे सूट इंस्टीट्यूट कर देते हो तो फिर आप फर्दर उसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हो और उसे विड्रॉ भी करवाया जा सकता है, मतलब किसी दूसरे कोर्ट में भी भेजा जा सकता है। और उसके अलावा अगर किसी को लगता है कि जहाँ पर ये सूट इंस्टीट्यूट हुआ है मगर इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन भी रेज़ किया जा सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो इस पोर्शन में डिस्कस की गई हैं। इनको हम लोग वन बाय वन कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 15 है उसका टाइटल है कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, मतलब किस कोर्ट के अंदर दावा दायर किया जाएगा। सेक्शन 15 इस चीज़ से डील करता है। सो सेक्शन 15 सिंपल सा है। सेक्शन 15 स्टेट दैट एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड competent टू ट्राई इट। सो सेक्शन 15 ये कहता है कि हर सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा उस कोर्ट में जो कि सबसे पहले तो उस सूट को ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट होगा, एंड सेकेंडली उस कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाएगा जो कि कोर्ट लोएस्ट ग्रेड का होगा। अब यहाँ पर लोएस्ट ग्रेड से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि ये कोर्ट ज़रा कोई कमतर है या इन्फीरियर है, या इसके जज की कोई इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं होती या इसकी उतनी पावर नहीं होती। लोएस्ट ग्रेड से मुराद बेसिकली वो कोर्ट यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं जिस सिविल कोर्ट का रैंक सबसे कम होगा, यानी कि जो सिविल कोर्ट की हिरार्की हमें सेक्शन 3 में इधर बताई गई है, जो कि सेम पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 के सेक्शन 3 में जो सिविल कोर्ट की हिरार्की बताई हुई है कि सबसे पहले अगर आपने दावा दायर करना है तो आपने सिविल कोर्ट में जाना है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ जाना है। तो इधर बेसिकली मुराद यही है कि जो लोएस्ट रैंक की कोर्ट होगी और वो कोर्ट भी जो कि कॉम्पिटेंट होगी आपके सूट को एंटरटेन करने के लिए, आपने वहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट करना है। अब ये बेसिकली ऑब्लिगेशन क्यों लगाई गई है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर हम लोग फ़र्स्ट ऑफ ऑल ही सुपीरियर कोर्ट के अंदर अपना केस इंस्टीट्यूट कर देंगे, तो अगर बिलफ़र्ज़ हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आता तो हमारे पास जस्ट उस पर एक दफ़ा अपील का ही राइट होगा और फर्दर कोर्ट में आगे नहीं जा पाएगा और आपको रिलीफ़ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर हम लोग लोअर कोर्ट में, लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में जैसे कि सिविल में करेंगे, तो उसके बाद वो आगे फर्दर जितने कोर्ट होंगे वहाँ उस अपर फोरम में हम अपने मैटर को इंस्टीट्यूट करके रिलीफ़ ले सकेंगे। तो लिहाजा इसीलिए जब भी आप लोगों ने कोई दावा दायर करना है तो सबसे पहले तो हम लोगों ने उस कोर्ट में दायर करना है जो कि उस सूट को एंटरटेन करने के लिए, उसका ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंट मतलब ये कि उसके पास हर लिहाज से उस सूट को एंटरटेन करने की जुरिस्डिक्शन हो, या पिक्यूनरी भी हो, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर की, एंड लोएस्ट ग्रेड हो, यानी कि लोएस्ट रैंक का सिविल कोर्ट हो, उसमें आप लोगों ने अपना दावा दायर करना है। तो सेक्शन 15 तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 16, जिसमें डील किया गया है कि सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। अब इसके टाइटल से ही शो हो रहा है कि जहाँ आपका सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करता होगा, सिचुएट करता होगा, उसी जगह पर जहाँ पर ये होगा उसी जगह की कोर्ट पर आपका दावा दायर किया जाएगा। अब यहाँ पर टोटल 6 कैटेगरी ऑफ सूट्स बताए गए हैं जिनके बारे में बताया गया है कि ये कहाँ पर इंस्टीट्यूट होंगे। तो सेक्शन 16 बेसिकली कहता है कि सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, मतलब किसी भी कानून के अंदर जो पिक्यूनरी और दूसरी लिमिटेशन इम्पोज की गई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, अगर तो आप लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की से रिकवरी का दावा से मुतल्लक रिकवरी का दावा करना है, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का दावा आप विद रेंट और प्रॉफिट भी कर सकते हो और विदाउट रेंट और प्रॉफिट है। मतलब ये अगर ये वाला दावा करना है, या फिर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की पार्टीशन का दावा करना है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किसी किस्म मॉर्गेज है या चार्ज हुआ है और आपने फोरक्लोजर सेल और रिडेम्पशन का दावा करना है। अब ये फोरक्लोजर सेल और रिडेम्पशन क्या है?
फोरक्लोजर और सेल बेसिकली मॉर्गेजी का राइट है और रिडम्पशन बेसिकली मॉर्गेजर का राइट है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये होती है कि जब आप लोग अपनी कोई चीज़ मॉर्गेज करते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी प्लेज होती है। दोनों सिचुएशन में चार्ज क्रिएट होता है। अब यहाँ पर जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलफर्ज मॉर्गेज कर देते हो और मॉर्गेज करने के बाद आप कुछ अमाउंट लेते हो, डेप्ट मॉर्गेज करने के बदले में मॉर्गेजी से मॉर्गेजर कुछ डेप्ट लेता है, तभी तो उसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की। और वो जो अमाउंट वो लेता है, अब वो डेप्ट प्लस उसके बाद उसने इंटरेस्ट पे करना होता है उसके साथ अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कराने के लिए मॉर्गेजी को, उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो अगर तो वो ये प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देता है मॉर्गेजर मॉर्गेजी को, तो तो फिर उसके बाद उसका राइट होता है रिडम्पशन का। सो अगर अगर आप फ़र्ज़ करें उसने उसे पे कर दी है और अगर वो अपनी इस इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्लक रिडम्पशन का दावा दायर करना चाहता है। इसी तरह जो फोरक्लोजर और सेल है, ये वाली सिचुएशन है कि अगर वो अपना बिलफर्ज डेप्ट पे ना करे ना, मॉर्गेजर मॉर्गेजी को, तो मॉर्गेजी ने भी अपना अब पैसे वसूल करने होते हैं। तो वो कोर्ट से सबसे पहले दो उसके राइट बनते हैं सिचुएशन में। एक तो राइट फॉर फोरक्लोजर, वो कोर्ट से चीज़ डिक्लेयर करवाता है कि अब ये मुझसे अपनी प्रॉपर्टी रिडीम नहीं कर सकता, और सेल का राइट लेता है ताकि वो बेच के अपने पैसे रिकवर कर सके, और फिर जो बाकी के पैसे बचेंगे वो उसे दे देगा, लेकिन जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो रिकवर कर लेगा। तो अगर तो वो बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आपने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी से मतलब फोरक्लोजर सेल और रिडम्पशन का दावा दायर करना है, इसी तरह आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कोई राइट और इंटरेस्ट है, आपने उसकी डिटर्मिनेशन का दावा दायर करना है। मसलन आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आप पार्टीशन है, आप 3-4 बहन-भाई और आप कहते हो कि मेरा भी इस प्रॉपर्टी में हिस्सा है, इसे बेच के मुझे मेरा हिस्सा दिलाया जाए। आपका कोई इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, वो आप वो उससे मतलब दावा करना चाहते हो, या फिर आपकी प्रॉपर्टी से मतलब कोई रॉन्ग कमिट हुआ है, आप उससे मतलब कोई दावा दायर करना चाहते हो, या फिर आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेन और अटैचमेंट है, मतलब कोई आइटम जो कि फास्टन टू अर्थ है, लैंड के साथ अटैच हुआ है और उसके साथ ये आपकी प्रॉपर्टी अटैच है, उसकी रिकवरी का दावा दायर करना चाहते हो। तो अब इस सिचुएशन के अंदर मतलब ये 6 तरह के सूट हैं जिनका बताया जा रहा है कि अगर ये इस तरह की ये इन नेचर के सूट हैं, अगर आप लोग ये इंस्टीट्यूट करना चाहते हो, तो ये इंस्टीट्यूट होंगे उस कोर्ट में जिसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट होती है। मतलब जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आपकी ये प्रॉपर्टी जिसका मतलब आप दावा दायर कर रहे हो ये सिचुएट करती होगी, उसी कोर्ट के अंदर आप ये वाले सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर तो आपके पास जो सूट है जो कि क्लॉज़ सी के अंदर मेंशन किया गया है, मतलब अगर आपने अपनी मूल प्रॉपर्टी से मतलब फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन का दावा दायर करना है, तो अब इस सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, 2 चॉइसेस ऑफ कोर्ट होती हैं। एक तो वहीं पे जहाँ पर आपकी एक तो उसी कोर्ट पे जिसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। दूसरा वो कोर्ट होगा दूसरी वो जगह होगी जहाँ पर आपका काउज़ ऑफ एक्शन अराइज़ हुआ होगा। आया वो मुकम्मल तौर पर राइज़ होगा, पार्शली तौर पर राइज़ हुआ होगा। मिसाल के तौर पर एक जगह पर आपने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रखी किसी ए पार्टी ने बी को। अब प्रॉपर्टी लाहौर में है, लेकिन जहाँ पर ये मामलात हुए थे, मॉर्गेज डीड साइड हुई थी, पैसे लिए गए थे, वो लिए गए थे फैसलाबाद में, यानी कि काउज़ ऑफ एक्शन इसके वहाँ अराइज़ हुए थे। तो अब इस मामले में वो फैसलाबाद और लाहौर दोनों अदालतों में ये दावा दायर किए जा सकते हैं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से मतलब फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन का। नेक्स्ट इसकी प्रोविज़ो है जो कि ये कहती है कि अगर तो आपने कोई दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ऑन बिहाफ फॉर डिफेंडेंट, मतलब ये कि अगर डिफेंडेंट की तरफ से या उसके बिहाफ पे आपकी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग कमिट हुआ है और आप इससे मतलब कंपनसेशन का दावा दायर करना चाहते हो, और सूट जो है वो उसकी पर्सनल ओबिडेंस यानी डिफेंडेंट की पर्सनल ओबिडेंस मतलब उसे पार्टी बना के ही लिया जा सकता है, देन ये इंस्टीट्यूट हो सकता है। अब इस तरह के दावे जब आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग कमिट करता है ना डिफेंडेंट या उसकी तरफ से किया जाता है, अब इसके मतलब जो आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो इस मैटर में, उसमें आपके पास 3 कोर्ट की चॉइस है। एक तो वही कोर्ट है जिसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, और एक वो कोर्ट है जहाँ पर काउज़ ऑफ एक्शन अराइज़ हुआ होगा, आया मुकम्मल तौर पर या पार्शली, और एक वो कोर्ट जिसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट की रिहाइश है, आया मुस्तकिल तौर पर यानी एक्चुअली ये वॉलंटरी तौर पर है या टेम्परेरी तौर पर, या फिर उसका वर्क फॉर गेन और बिजनेस है, यानी वर्क फॉर गेन हो सकता है उसकी जॉब वगैरह हो और बिजनेस उसका हो, मतलब आपकी प्रॉपर्टी के साथ अगर कोई
रॉन्ग कमिट हुआ और अब आपने उससे मुतल्लिक सूट दायर करना है कंपनसेशन क्लेम करने के लिए, तो अब आपके पास 3 कोर्ट की चॉइसेस हैं। नंबर 1 तो वो कोर्ट जहाँ पर आपका डिफेंडेंट रिसाइड करता है, अब उसकी मुस्तकिल रिहाइश है या टेम्परेरी, या और वो जगह जहाँ पर उसका कोई वो वर्क फॉर गेन कर रहा है, यानी जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है। दूसरा वो कोर्ट जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, जिसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। तीसरा वो कोर्ट जहाँ पर आपका काउज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक पर्सन है, उसने आपके घर को जला दिया। अब आपको उससे कंपनसेशन चाहिए कि इसने मेरे घर को जला दिया है। अब वो बंदा जिसने जलाया है वो रहता है उकाड़ा में और घर है आपका लाड़काना में। और लड़ाई जिसकी बेस पे उसने आपका घर जलाया है, वो आप लोग की कराची में हुई थी, जिस पे उसने आपको धमकी भी दी थी। मसलन एक बंदे की आपस में दूसरे पर्सन के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसमें उसे कहता है कि मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। अब वहाँ पर जो उनकी लड़ाई हुई है वो हुई है कराची के अंदर, और वो बंदा जिसने इसको धमकी दी है वो उकाड़ा का था, और घर जिसका जलाने की उसने धमकी दी थी वो लाड़काना में था। तो अब इस सिचुएशन में जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वो है लाड़काना, जहाँ पर काउज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वो है कराची, और बंदा जो डिफेंडेड है जिसकी रिहाइश जहाँ की है वो है उकाड़ा की। तो अब इन तीनों शहरों में से किसी भी जगह पर इससे मुतल्लक आपको अपनी प्रॉपर्टी से मुतल्लक जो रिलीफ चाहिए आप क्लेम कर सकते हैं। सो इस इट्स मीन्स सेक्शन 16 के अंदर हमें बताया गया है कि अगर तो ये 6 कैटेगरी के सूट हैं, अगर ये हों तो इनके मतलब अगर आपने दावा दायर करना है तो आपके पास जस्ट एक ऑप्शन है कि जिस कोर्ट की लोकल लिमिट में आपकी उम्र प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही होगी, आपने जस्ट उस कोर्ट के अंदर ही सूट इंस्टीट्यूट करना है। और दूसरा ये है कि अगर तो आपने अपनी इमूवल प्रॉपर्टी से मतलब फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन का सूट इंस्टीट्यूट करना है, तब आपके पास 2 कोर्ट के ऑप्शन है। नंबर 1 तो वो कोर्ट जिसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आपकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। दूसरा वो कोर्ट जहाँ पर आपका काउज ऑफ एक्शन मुकम्मल तौर पर या पार्शली तौर पर राइज हुआ था। तीसरा ये है कि अगर आपकी उम्र प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग कमिट कर देता है तो तब आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 कोर्ट में आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये जहाँ पर आपका काउज ऑफ जहाँ पर आपका काउज ऑफ एक्शन राइज हुआ। दूसरा ये कि जहाँ पर आपका डिफेल्टेड रिसाइड करता है वो एक्चुअली वॉलंटरी तौर पर, या उसका जो वर्क फॉर बिजनेस है, पर्सनल वर्क फॉर गेल है जिस जगह पर। और तीसरा ये कि जिस जगह पर उस कोर्ट में जिसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आपकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हो। तो इस मैटर में आपके पास ये ऑप्शन है। अब एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि इस सेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी से मुराद वो प्रॉपर्टी है जो कि पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है। मतलब जो इमूवल प्रॉपर्टी जिसके मतलब आप दावा दायर कर रहे हैं ना, वो ज़रूरी है कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 है वो कहते हैं सूट फॉर इमूवल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन अ जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपकी कोई इमूवल प्रॉपर्टी है जो कि डिफरेंट कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आ रही है, तो देन इस केस में आप सूट हम इस इमूवल प्रॉपर्टी से मतलब किस कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट करेंगे। सो सेक्शन 17 सिंपली स्टेट दैट वेयर अ सूट इज ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवल प्रॉपर्टी। मतलब आप लोगों ने दावा दायर करना है कि आपकी इमूवल प्रॉपर्टी के साथ किसी ने कोई रॉन्ग कमिट किया है, तो आपने कंपनसेशन का और रिलीफ का दावा दायर करना है। और ये वो प्रॉपर्टी क्या है, सिचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। दो कोर्ट्स की डिफरेंट कोर्ट्स की, ये नहीं दो डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन, यानी 2 से ज़्यादा भी है हो सकती है, उनकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में सिचुएट करती है। मतलब सूट में भी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट विद इन लोकल लिमिट जुरिस्डिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएट। तो अब इस सिचुएशन में ये आपकी डिस्क्रिशन है, लाजिम यहाँ पे आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि आप किसी भी कोर्ट के अंदर दावा दायर कर सकते हो इस प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जिस कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में इस प्रॉपर्टी का कोई पोर्शन भी एग्जिस्ट करता होगा। नेक्स्ट प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। मतलब अब इस सूट के अंदर आप कंपनसेशन जो क्लेम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो भी आप रिलीफ क्लेम करें उसकी जो वैल्यू है, वालियत है, जो सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है उसके हवाले से समझा जाएगा कि जो कोर्ट जिसमें आप दावा दायर कर रहे हो उसके पास पिकुलरी लिमिट है, उसकी पिकुलरी जुरिस्डिक्शन रखता है कि वो जो इसका क्लेम जितनी भी वालियत का आप दावा दायर कर रहे हो वो सुनने की अहलियत रखता है कोर्ट जिस पे भी आप दायर कर रहे हो, ये चीज़ समझी जाएगी।
सेक्शन 80। Section 18 place of institution of a suit where local limit of jurisdiction of court are uncertain। मतलब जब आपको ये मेक श्योर ना हो कि किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, तब आप दावा कहाँ दायर करोगे। सो सेक्शन 18 के टू सबसेक्शन है। सबसेक्शन वन स्टेट दैट वेयर इट इज अलेज्ड टू बी अनसर्टेन विद इन अ लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ विच ऑफ टू और मोर कोर्ट एनी मूव प्रॉपर्टी सिचुएट। अगर वो कह रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा कोर्ट हैं, लेकिन ये चीज़ मेक श्योर ना हो, ये चीज़ अनसर्टेन हो कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी इन दो या दो से ज़्यादा कोर्ट में से किसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आ रही है, देन एनी ऑफ दोज कोर्ट में इफ सेटिस्फाइड दैट देयर इज ग्राउंड फॉर द अलेज्ड अनसर्टेनिटी। अब इनमें से कोई भी कोर्ट वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ वाकई ये मसला है, नहीं मेक श्योर हो पा रहा कि किसकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रही है प्रॉपर्टी, वो रिकॉर्ड करेगा इस स्टेटमेंट को टू दैट इफेक्ट एंड देयर अपॉन प्रोसीड टू एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो वो इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी को, फिर उस पर ट्रायल प्रोसीड करेंगे, इसे एंटरटेन करेंगे, सूट को डिस्पोज ऑफ करेंगे, सूट को इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एंड इट्स डिक्री इन द सूट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज इफ द प्रॉपर्टी वर सिचुएट विद इन। और जो डिक्री इनकी आएगी सूट में इस कोर्ट की, उसकी वो सेम लीगल वैल्यू होगी, ऐसे ही कंसीडर की जाएगी जैसे कि प्रॉपर्टी जो है वो इसी कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आती थी। प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड दैट द सूट इज वन विद रिस्पेक्ट टू विच द कोर्ट इज कम्पिटेंट एज रिगार्ड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन। लेकिन ये है कि वो इसकी जो ये जुरिस्डिक्शन ले रहा है अनसर्टेनिटी की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद, ये भी ज़रूरी है जुरिस्डिक्शन लेने के लिए कि पहले कोर्ट ये चीज़ में मेक श्योर कर ले कि कोर्ट ये कम्पिटेंट है इस सूट के इंटरटेन करने के हवाले से, इसकी वैल्यू जो है सूट की उस हवाले से भी उसके पास कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए जुरिस्डिक्शन लेने के लिए, और उसकी नेचर के हवाले से भी। यानी ये कि जो नेचर से मुराद ये है कि जो सूट की जो सब्जेक्ट मैटर है उसके हवाले से भी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए इस सूट को एंटरटेन करने के लिए। दूसरा, ये जो सूट की वैल्यू है यानी जो पिकनरी लिमिट है सूट की, उस हवाले से भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए उतनी मालियत का दावा सुनने के लिए भी। यानी कि कोर्ट को इन दो मैटर के लिहाज से भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब ये नहीं है कि वो मेक श्योर नहीं हो रहा कि किस में आ रही है, तो उनमें से कोई भी कोर्ट उसका एंटरटेन कर ले सूट को, और ना तो वो उसकी इतनी पिकनरी जुरिस्डिक्शन हो कि इतनी मालियत का दावा सुन सकती हो जितनी मालियत की वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके बारे में नहीं मेक श्योर कि वो किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रही है, और ना ही उसको उसके सब्जेक्ट मैटर के बारे में जुरिस्डिक्शन हो। अगर वो ऐसा कर भी रहा है तो ये दो चीज़ें उसके पास, यानी उसके सब्जेक्ट मैटर के हवाले से और उसकी पिकनरी लिमिट के हवाले से भी, ये कोर्ट जो कर रहा है ना अनसर्टेनिटी ग्राउंड पे ट्रायल कर रहा है, उसके पास जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। तो कह रहे हैं कि वेयर अ स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1। जब ये स्टेटमेंट जो सबसेक्शन 1 के अंदर बताई गई है कि अनसर्टेनिटी के किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो हम इसका ट्रायल कर रहे हैं, स्टेटमेंट वो नहीं रिकॉर्ड की जाती, एंड ऑब्जेक्शन इज टेकन फॉर एन एपेलेट और रिविजनल कोर्ट, और ये ऑब्जेक्शन फिर लिया जाता है अपील लेवल पे और रिविजनल लेवल पे कोर्ट पे, दैट अ डिक्री और ऑर्डर अ सूट रिलेटिंग सच प्रॉपर्टी वाज मेड बाय अ कोर्ट नॉट हैविंग जुरिस्डिक्शन वेयर अ प्रॉपर्टी इज सिचुएट। यानी ये ऑब्जेक्शन लिया जाता है इसके हवाले से कि भाई ये जो डिक्री ऑर्डर पास किए ना इस प्रॉपर्टी से मतलब इस सूट में, वो ऐसे कोर्ट ने पास किया जिसके पास इस प्रॉपर्टी के बारे में जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। द एपेलेट रिविजनल कोर्ट शैल नॉट अलाउ द ऑब्जेक्शन। अब एपेलेट रिविजनल कोर्ट इस तरह के ऑब्जेक्शन को इस लेवल के ऊपर यानी अपील और रिविजनल लेवल पर एंटरटेन नहीं करेंगे। एक्सेप्शन इसकी ये है कि अनलेस इन इट्स ओपिनियन देयर was at the time of the institution of a suit no reasonable ground for uncertainty as the court having jurisdiction with respect thereto एंड देयर हैज़ अ बीन अ कंसिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। जब तक उसने ये मेक श्योर ना हो जाए कि भाई कंसिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ की फ्राइमी नहीं हुई, ना इंसाफ़ी हुई है, और उन्हें ये ना महसूस हो जाए कि जिस टाइम उन्होंने जुरिस्डिक्शन ली है इसके हवाले से तो अनसर्टेनिटी के कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं थे, मतलब इन्होंने एवी ही इसका जवाब बुला के कि ये अनसर्टेनिटी है इसकी जुरिस्डिक्शन ले ली है, वजह से ये लगे कि भाई इसने मिसयूज़ किया है इस पावर का और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, तो अब इस सिचुएशन में इस ऑब्जेक्शन को एपेलेट रिविजनल लेवल पर डिटेल किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है सेक्शन 90। सेक्शन 90 सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल। यानी अगर एक पर्सन के साथ या उसकी उसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग कमेंट किया जाए और उसके कंपनसेशन का आपने दावा दायर करना है तो वो किस कोर्ट में होगा। इससे पहले हमने सेक्शन 16 में पढ़ा कि अगर तो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से मतलब कोई रॉन्ग कमेंट किया जाए और आपने कंपनसेशन का दावा करना हो तो हमारे पास 3 कोर्ट के ऑप्शन थे।
यहाँ पर सेक्शन 19 में ऑपोजिट है, कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन के साथ यानी उसकी अपनी ज़ात के साथ या उसकी मूल प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग कमिट हो और उसने कंपनसेशन का दावा दायर करना हो तो वो किस कोर्ट में करेगा। कह रहे हैं मेरा सूट इज फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू अ पर्सन और टू मूल प्रॉपर्टी। मतलब अगर दावा दायर किया जाएगा भाई जी गलत हुई, कुछ गलत किया गया है आपके साथ या आपकी मूल प्रॉपर्टी के साथ, उसे नुकसान पहुंचाया गया है, आपने कंपनसेशन का दावा करना है। इफ द रॉन्ग वाज डन विद इन लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द वन कोर्ट। अगर ये जो आपको नुकसान पहुंचाया गया है, ये जो रॉन्ग कमिट हुआ है, ये किसी एक कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में हुआ है, जबकि डिफेंडेंट की जो रेजिडेंस है और जो उसका बिजनेस है और वर्क फॉर गेन है वो किसी दूसरे कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में है, देन इस केस में सूट अब इंस्टीट्यूट हो सकता है इन दोनों कोर्ट में से किसी भी कोर्ट में। ये प्लेंटिफ के ऑप्शन पर डिपेंड करता है। सो सिंपल इज़ दैट सेक्शन 90 में ये कहा गया है कि अगर तो आपने दावा दायर करना है क्योंकि आपको नुकसान पहुंचाया गया, आपकी ज़ात को इंजर किया गया है या आपकी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, और अब आप कंपनसेशन का दावा दायर करना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है कि वो इन दो कोर्ट में से किसी भी कोर्ट में से इंस्टीट्यूट कर सकता है ये दावा। कौन सी कोर्ट में से? नंबर 1 तो ये जहाँ पर डिफेंडेंट की रिहाइश है और यहाँ पर उसका वर्क फॉर गेन और वर्क फॉर बिजनेस है। दूसरा वो कोर्ट जहाँ पर आपका काउज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहाँ पर रॉन्ग डन हुआ है, नहीं कि काउज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। अब नेक्स्ट है जी सेक्शन 20। इसकी इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं इसको तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। इलस्ट्रेशन इसकी ये है कि ए कराची का रिहायशी है, उसने बी को पीटा है कोयटा में। अब यहाँ पर डिफेंडेंट का ये जो रॉन्ग कमेंट किया है, इसने बी की ज़ात के साथ उसे पीटा है, उसकी पर्सनली उसे इंजर किया। अब यहाँ पर ए की रेजिडेंस कराची में है, काउज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ है? कोयटा में। तो बी के पास भी ऑप्शन है कि वो ए को कोयटा में और कराची में किसी भी जगह पे स्यू कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 20 जो कि कहता है अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड और काउज ऑफ एक्शन अराइजेस। मतलब बाकी जो सूट्स हमें बता दिए गए सेक्शन 16 से 19 तक, डिफरेंट नेचर ऑफ सूट बता दिए गए कि अगर ये होंगे तो ये यहाँ इंस्टीट्यूट होंगे। उसके अलावा सेक्शन 20 में जनरली बता दिया गया है कि जो सूट अब एक्सप्लेन नहीं हुए वो जो अदर सूट होंगे वो वहाँ पर इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पर डिफेंडेंट्स की रिसाइड होगी, उनकी रिहाइश होगी और जहाँ पर काउज ऑफ एक्शन अराइज होगा। मतलब जो बाकी सूट है जो नहीं डिस्कस किए गए सेक्शन 16 to 90 में नहीं कवर हो रहे, वो सूट हम लोगों ने वहाँ इंस्टीट्यूट करने हैं जहाँ पर डिफेंडेंट की रिहाइश है और जहाँ पर काउज ऑफ एक्शन अराइज, इनमें से किसी एक कोर्ट के अंदर हम कर देंगे। जो सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन ऑफ फोर्स है, मतलब जो ऊपर बताई गई लिमिटेशन उनको मद्देनजर रखते हुए एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन। हर सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा इस कोर्ट में जिसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट वे आर मोर देन वन। मतलब जब एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, इसे एक दफ़ा पूरा पढ़ के फिर एक्सप्लेन करते हैं। डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट वे आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द क्विस्पेट ऑफ सूट एक्चुअली वॉलंटरी साइड और कैरी बिजनेस और पर्सनल वर्क फॉर गेन। मतलब दूसरे सूट उस कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में किए जाएंगे जहाँ पर आपके केस में डिफेंडेंट की रिहाइश है या फिर जब एक से ज़्यादा डिफेंडेंट और तमाम डिफेंडेंट की रिहाइश है सूट के कमिश्नर के टाइम और उनका वर्क फॉर गेन और बिजनेस है, तो वहाँ दायर किए जाएंगे। सी पॉइंट ये कहता है कि जहाँ पर आपका काउज ऑफ एक्शन राइज हुआ होगा जिस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में वहाँ किए जाएंगे। बी पॉइंट ये कहता है कि जब आपके जो है वो डिफेंडेंट एक से ज़्यादा है तो उनमें से एक डिफेंडेंट की रिहाइश वाली जगह पे चाहे वो और जहाँ पर उसका वर्क फॉर गेयर और पर्सनल बिजनेस है वो वहाँ पर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कोई कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, दो कंडीशन में से एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। या तो आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी जो या फिर हमें बाकी उन डिफेंडेंट की परमिशन चाहिए होगी जिनकी जगह पर अब ये सूट जो कि उस जगह पर जहाँ पर दावा दायर हो रहा है उनकी वहाँ पर रेजिडेंस नहीं है ना पर्सनल वर्क फॉर गेन है, उनकी आपको कंडीशन जो है परमिशन चाहिए होगी। सो इससे ये मेक श्योर हो रहा है कि जो दूसरे सूट हैं वो आप लोगों ने कहाँ इंस्टीट्यूट करने हैं। उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 कोर्ट्स में आप में से किसी एक कोर्ट में कर सकते हैं। एक तो वो कोर्ट जहाँ पर आपका काउज ऑफ एक्शन राइज हुआ है एक्चुअली वो मुकम्मल तौर पर या फिर पार्शली, या जहाँ पर आपके केस के अंदर ज़्यादा डिफेंडेंट है या एक डिफेंडेंट है जहाँ पर उन सबकी रिहाइश है या फिर उनका वर्क फॉर गेन है और वर्क फॉर बिजनेस है। दूसरा वो जगह जहाँ पर डिफेंडेंट एक से ज़्यादा हैं लेकिन एक डिफेंडेंट की रिहाइश है वर्क फॉर गेल है, लेकिन ये वाली कंडीशन पे इस सिचुएशन पे वहाँ पर जहाँ पर सिर्फ एक डिफेंडेंट की जगह रिहाइश पे जहाँ पर उसकी रिहाइश है उसके वर्क फॉर गेल वाली जगह पर हम लोग दावा इंस्टीट्यूट करना है, वहाँ पर आपको कुछ कंडीशन, 2 कंडीशन से एक कंडीशन को पूरी करना पड़ता है तभी आप ये इस जगह पर दावा इंस्टीट्यूट कर पाते हो। नंबर 1 तो ये, या तो आप कोर्ट की परमिशन से ऐसा करते हो या फिर बाकी उन डिफेंडेंट की
जिनकी वो परमिशन आपको चाहिए होती है, जिनकी रेजिडेंस प्लेस पे और वर्क फॉर गे वाली जगह पर आप ये सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर रहे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वन है वगैरह, वेयर पर्सन हैज़ अ परमानेंट डिवेलिंग एट वर्क प्लेस। अगर एक पर्सन की अगर मुस्तकिल तौर पर रहाइश एक जगह पे है और इसी तरह उसकी टेम्परेरी रेजिडेंस है दूसरी जगह पे, देन ही शैल बी डीम्ड टू रिजाइड एट बोथ प्लेसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी काउज ऑफ एक्शन राइजिंग एट अ प्लेस वेयर ही हैज सच अ टेम्परेरी रेजिडेंस। तो अब इस सिचुएशन के अंदर अगर कोई काउज ऑफ एक्शन उस जगह पे राइज होता है जहाँ पर उसकी टेम्परेरी रेजिडेंस भी है, लेकिन तब भी काउज ऑफ एक्शन बेशक टेम्परेरी रेजिडेंस वाली जगह पर राइज हुआ है, लेकिन ये कंसीडर किया जाएगा कि उसकी रेजिडेंस दोनों साइड पे, यानी अब आप इन दोनों में से जहाँ पर उसकी टेम्परेरी है जहाँ पर परमानेंट है, में से किसी जगह पर भी उसकी रेजिडेंस के ग्राउंड पे सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन टू, अ कॉर्पोरेशन शैल बी डीम टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन पाकिस्तान। यानी कि कॉर्पोरेशन का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कंसीडर किया जाएगा जहाँ पर उसका हेड ऑफिस है ना, वही वो जगह कंसीडर की जाएगी। और रिस्पेक्ट ऑफ एनी काउज ऑफ एक्शन राइजिंग एट एनी प्लेस वेयर इट आल्सो हैज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस एट सच प्लेस। इसी तरह कोई काउज ऑफ एक्शन राइज होता है किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर उसका मेन ऑफिस नहीं सबऑर्डिनेट ऑफिस है, तो वो भी फिर उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस ही कंसीडर किया जाएगा। मतलब एक जहाँ पर उसका हेड ऑफिस है वो भी उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस कंसीडर किया जाएगा, और इसी तरह जो उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है अगर वहाँ पर कोई काउज ऑफ एक्शन राइज हो जाता है तो वो भी उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस ही कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सेक्शन, नेक्स्ट है सेक्शन 21 जो कहता है ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन। मतलब अगर किसी पार्टी को जुरिस्डिक्शन से कोई मसला हो तो वो फिर क्या एंटरटेन होगा, उसे किस तरह आप उस पर किस तरह ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो नो ऑब्जेक्शन एट द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एन एपेलेट और ओरिजिनल कोर्ट। मतलब अगर किसी को प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन से प्लेस ऑफ सुइंग से ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन एपेलेट लेवल पे और ओरिजिनल कोर्ट लेवल पे इंटरटेनेबल नहीं होता, ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन इसकी ये है कि जब इंटरटेन हो जाएगा इन दोनों लेवल पे भी, whereas such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity and in all cases where issue are settled at or before such settlement। मतलब ये objection आप लोगों ने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस पे लिया था, मतलब ट्रायल कोर्ट पे ले लिया था, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ले लिया था, और फ्रेमिंग ऑफ इशू होने से पहले या उनके टाइप पर ले लिया था। अभी फ्रेमिंग ऑफ इशू नहीं हुए तो उससे पहले आपने ले लिया होगा, तब ये एंटरटेन होगा। एंड अनलेस देयर हैज़ बीन अ कंसीक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, और अगर कोर्ट को लगेगा कि इस जगह जिस कोर्ट ने ये सूट एंटरटेन किया ना, इस जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पे जो है वो नाइंसाफ़ी हो गई है, तो अब इस ग्राउंड के ऊपर जो है वो ये अपने डिविजनल लेवल पर जुरिस्डिक्शन वाली प्लेस को आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इस लेवल पे आप नहीं चैलेंज कर सकते। नेक्स्ट है सेक्शन 22 जो कहता है पावर टू ट्रांसफर सूट विच में बी इंस्टीट्यूटेड मोर देन वन कोर्ट। ये सेक्शन 22 ये कहता है कि अगर एक दावा है जो कि एक से ज़्यादा कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, तो उसको ट्रांसफ़र करने की पावर से मुतल्लिक़ सेक्शन डील करता है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 60 के तरीके, अगर आपकी मूवल प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ कोई रॉन्ग कमिट होता है और आपको कंपनसेशन का दावा करना है तो आपके पास 3 कोर्ट के ऑप्शन थे कि आप 3 कोर्ट में कर सकते थे। तो इसी तरह ये चीज़ है कि अगर एक दावा एक से ज़्यादा कोर्ट में दायर किया जा सकता है तो उसको ट्रांसफ़र करने के हवाले से क्या प्रोसीजर है, क्या पावर सेक्शन 22 डिस्कस करता है। वो कहते हैं मेरा सूट में भी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन ऑफ 2 और मोर कोर्ट। जब एक सूट जो है वो इंस्टीट्यूट किया जा सकता था दो या दो से ज़्यादा कोर्ट में से किसी एक कोर्ट के अंदर, एंड इज इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट, और ये इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है, दायर कर दिया जाता है इनमें से किसी एक कोर्ट के अंदर। एनी डिफेंडेंट, तो कोई भी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टीज, दूसरी पार्टीज को नोटिस देने के बाद मे एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, और जितना जल्दी हो सके इन ऑल केसेस वेयर इशूज आर सेटल एट बिफोर सच सेटलमेंट। मतलब ये कि फ्रेमिंग ऑफ इशू होने से पहले पहले या उसके टाइप पर जितना जल्दी हो सके डिफेंडेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो पार्टीज़ को नोटिस दे के एप्लीकेशन दे सकता है कि इस सूट को ट्रांसफ़र किया जाए किसी दूसरे कोर्ट के अंदर, और जो कोर्ट जिसके अंदर ये एप्लीकेशन की जाएगी वो इस ऑब्जेक्शन को दूसरी पार्टीज़ के ऑब्जेक्शन अगर कोई होंगे इस एप्लीकेशन के बाद उनको कंसीडर करने के बाद ये चीज़ डिटरमाइन करेगी कि इन वे से सेवरल कोर्ट में से जिसके पास इस सूट की जुरिस्डिक्शन लेने का पावर है, अब ये केस किसके अंदर प्रोसीड किया जाएगा। सो सिंपल इज़ दैट सेक्शन 22 में कहा गया है कि जब एक दावा एक से ज़्यादा कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट किया जा सकता हो और एक कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट हो गया है, डिफेंडर के पास ये राइट है कि वो अगर चाहे तो वो इस सूट को ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त दे सकता है, लेकिन दरख्वास्त देने से पहले से कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। नंबर 1 तो ये कि इसने ये मेक श्योर करना है कि ये दरख्वास्त इसने फ्रेमिंग ऑफ इशू होने से पहले पहले दे ली है अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर, और इसको देने के बाद इसने दूसरी पार्टीज़ को इन्फॉर्म करना है बाय नोटिस के पहले ये एप्लीकेशन दी है,
फिर कोर्ट के पास जब ये दरख्वास्त आएगी तो उसने दूसरी पार्टीज़ को ये नोटिस दे के जो उनका ऑब्जेक्शन है वो इंटरटेन कर ले, और फिर ये चीज़ डिसाइड कर ली है कि अब जो डिफरेंट कोर्ट है जो उसके पास इंटरटेन करने की जुरिस्डिक्शन है इस सूट को वो किस कोर्ट के अंदर अब ये हवेले ये केस ट्रांसफ़र करना है। सो सेक्शन 23 ये है टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाई, मतलब ये जो सेक्शन 22 की दरख्वास्त दे रहा था डिफेंडेंट सूट को ट्रांसफ़र करने की, ये किस कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दी जाएगी। अगर वेयर द सेवरल कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द सेम एपेलेट कोर्ट, मतलब वो जो सेवरल कोर्ट जिनके पास एक सिविल सूट को इंटरटेन करने की जुरिस्डिक्शन थी वो सेम एपेलेट कोर्ट के ही सबऑर्डिनेट थे, उसके मोहतहत थे, उससे इंफीरियर कोर्ट थे। सो एप्लीकेशन जो है वो सेक्शन 22 की फिर सबमिट करवाई जाएगी उसी हाई एपेलेट कोर्ट को जिसके ये सिविल कोर्ट सबऑर्डिनेट थे। और अगर सबसेक्शन 2 कहता है कि ये जो कोर्ट जिनके पास जुरिस्डिक्शन थी इस सिविल सूट को इंटरटेन करने की जिसके मतलब दरख्वास्त दी जा रही है वो डिफरेंट एपेलेट कोर्ट के सबऑर्डिनेट है लेकिन सेम हाई कोर्ट के अंडर है, तो अब इस सिचुएशन में जो दरख्वास्त है सूट को ट्रांसफ़र करने की वो दी जाएगी हाई कोर्ट में। सब सेक्शन 3 कहता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो सिविल कोर्ट जो के पास पावर है सूट को जुरिस्डिक्शन है सूट को इंटरटेन करने की जिसके बारे में दरख्वास्त दी जा रही है वो डिफरेंट हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, सेम हाई कोर्ट के डिफरेंट हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट। तो अब इस सिचुएशन में एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द हाई कोर्ट विद इन अ लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन द कोर्ट विच द सूट इज ब्रॉडली सिचुएट। तो अब इस सिचुएशन में हम लोगों ने ये दरख्वास्त उस हाई कोर्ट में दे ली है जिसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में वो कोर्ट है जिसके अंदर ये सूट सबसे पहले दायर किया गया है और जिसके मतलब दरख्वास्त दी जा रही है कि भैया आप इसे ट्रांसफर करें। नेक्स्ट है सेक्शन 24 का जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉ। अब सेक्शन 22-24 के अंदर एक फ़र्क है जो कि हम सेक्शन 24 को पढ़ने के बाद ही कवर करेंगे। जो कि सेक्शन 24 ये डील करता है इसके टोटल 3 सब सेक्शन है। जो सब सेक्शन 4 है वो पंजाब अमेंडमेंट एक्ट के अंदर यहाँ पर ख़त्म हो गया, अमिट हो गया। तो सब सेक्शन 1 का कहता है, सेक्शन 24 कहता है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज़ एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज़ एंड आफ्टर हेयरिंग सच ऑफ देम एज डिज़ायर टू बी हेयर और ऑफ इट्स ऑल वॉशर विदाउट सच नोटिस द हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एनी स्टेज। यानी कि सेक्शन 24 में है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर है कि वो किसी भी स्टेज पर आया स्यू मोटो या पार्टीज़ की स्यू मोटो में अगर करेंगे तो बगैर नोटिस के, और अगर पार्टीज़ की एप्लीकेशन पर जिसमें वो नोटिस देंगे पार्टीज़ को और उनको सुनने के बाद किसी भी स्टेज पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड कंप्यूटर टू ट्राई डिस्पोज ऑफ द सेम। मतलब कोई भी सूट अपील और प्रोसीडिंग जो इनके पास पेंडिंग पड़ी थी ट्रायल के लिए डिस्पोजल के लिए वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनसे, कोई भी जो सबऑर्डिनेट कोड है उसे जो कि कंप्यूटेड होगा इनसे कि इसे वो ट्राई और डिस्पोज करने के लिए, या फिर कोई सूट अपील और प्रोसीडिंग जो कि इनसे कोई सबऑर्डिनेट कोड है उसके पास पड़ी हुई है तो उसे विड्रॉ कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको खुद ट्राई और डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, या फिर जो है वो किसी और दूसरे सबऑर्डिनेट कोड को जो कि कंप्यूटेड है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉर डिस्पोजल एंड ट्रायल, या फिर दोबारा जिस कोर्ट से विड्रॉ की है उसी को ही री ट्रांसफ़र कर सकते हैं ट्रायल और डिस्पोजल के लिए। सो सिंपल इज दैट सेक्शन 24 में ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर है कि वो किसी भी स्टेज पे कोई अपील सूट और प्रोसीडिंग जो कि उनके पास बजाते खुद पेंडिंग पड़ी हुई है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल एंड डिस्पोजल वो उसको अपने पास से ट्रांसफ़र कर कर दे सकते हैं अपने से किसी सब ऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रायल और डिस्पोजल के लिए, पर शर्त ये है कि वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए इसको इंटरटेन करने के लिए जो चीज़ यानी सूट अपील और प्रोसीडिंग को जो कि ट्रांसफ़र की जा रही है, या फिर वो कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है उससे उसके पास कोई मैटर ये अपील सूट प्रोसीडिंग पेंडिंग पड़ी हुई है उसको विड्रॉ करके अपने पास लेकर आके ट्रायल और डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, किसी और दूसरे सबऑर्डिनेट और कॉम्पिटेंट कोर्ट को दे सकते हैं कि आप इसका ट्रायल करो, या फिर जो है वो जिससे लिया है उसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि आप इसका ट्रायल करो। और ये सारे एक्शन ये 2 तरीक़ों से ले सकते हैं, या तो वो स्यू वोटो ले सकते हैं मतलब बगैर किसी पार्टी की दरख्वास्त के खुद ही से, और उस सिचुएशन पे फिर उन्हें नोटिस वगैरह भी देने की ज़रूरत नहीं, या फिर वो जो है वो पार्टीज़ की एप्लीकेशन पर दे सकते हैं, और अगर वो पार्टी की एप्लीकेशन पर ये ट्रांसफ़र और विड्रॉल का प्रोसेस चलाएंगे तो अब इस सिचुएशन के अंदर उन्हें दूसरी पार्टीज़ को नोटिस भी देना पड़ेगा और उनके कोई ऑब्जेक्शन वगैरह होंगे तो उन्हें सुनना भी पड़ेगा। सब सेक्शन 2 कहता है कि फिर एनी सूट और प्रोसीडिंग हैज़ बी ट्रांसफ़र और विड्रॉल अंडर सब सेक्शन 1, यानी अगर कोई सूट और प्रोसीडिंग जो है वो ट्रांसफ़र विड्रॉल और सब सेक्शन 1 के तहत तो कोर्ट जो है वो देर आफ्टर ट्राई सूट सच सूट में
तो अब जो कोर्ट इसके बाद इसको ट्रायल करेगा, मतलब जिसके पास ये ट्रांसफ़र हो रहा है, विड्रॉ के बाद आ रहा है, वो ट्राई करेगा, वो जो है ना इसको subject to any special direction in the case of an order of transfer, either retry it or proceed from the point at which it was transfer withdraw। मतलब जो कह रहे हैं कि जब सूट जो है वो सबसेक्शन के तहत ट्रांसफ़र हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, तो कोर्ट जिसके पास ये चीज़ जा रही है, ट्रांसफ़र होकर जा रही है या विड्रॉ होकर जा रही है, उस कोर्ट की ऑप्शन है कि या तो वो उसका रीट्राई करेगा, मतलब डिनोवो स्टार्ट से ही, या फिर जिस पॉइंट से उसके पास ट्रांसफ़र हुआ है, विड्रॉ होकर आया है, उस पॉइंट से स्टार्ट करेगा। ये चीज़ जो कि इसका रीट्राई और उसी पॉइंट से प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना, ये डिपेंड करेगा उन स्पेशल डायरेक्शन पे जो कि ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर में से दी गई। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कोर्ट ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट जज शैल बी डीम्ड टू सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी अंडर दिस सेक्शन जो एडिशनल और असिस्टेंट जजेस हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सब ऑर्डिनेट कोर्ट कंसीडर किए जाएंगे, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब ऑर्डिनेट कंसीडर किए जाएंगे। इट्स मीन ये कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है अपने केसेस इन्हें ट्रांसफ़र कर सकता है, इसी तरह इनसे विड्रॉ करके किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि सब ऑर्डिनेट जो है। नेक्स्ट सब सेक्शन 4 जो है जो कि ओमिटेड है। सो अब सेक्शन 24 और सेक्शन 22 के अंदर क्या फ़र्क है? इनके अंदर फ़र्क ये है कि सेक्शन 22 के अंदर जस्ट सूट ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और सेक्शन 24 के अंदर सूट, अपील और कोई भी प्रोसीडिंग ट्रांसफ़र और विड्रॉ हो सकती है। ये एक इनके दरमियान एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि वहाँ पर जो पावर है ट्रांसफ़र करने की, वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ के पास है, जिसके पास आपने सेक्शन 23 में बताया, जबकि यहाँ पर सेक्शन 24 में सिर्फ ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है। सो ये दो इनके दरमियान डिफरेंस है। नेक्स्ट सेक्शन 24 है, जो कि लास्ट सेक्शन इस वीडियो का, सेक्शन 25 ओमिट हो चुका है सीपीसी के अंदर। सेक्शन 24 है अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज ऑन ट्रांसफर और सूट एक्स्ट्रा। अब अगर मैं इसको नॉर्मली जनरली इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँ तो इसमें ये दो सब सेक्शन है, और इसमें सिंपली ये बताया गया है कि अगर तो पार्टीज़ की एप्लीकेशन के ऊपर सूट ट्रांसफ़र होता है तो तब किस तरह पार्टीज़ को डेट दी जाती है अगली पेशी की, कि अब उन्होंने कौन सी कोर्ट के सामने पेयर होना है। और दूसरे सब सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर तो कोर्ट खुद से बगैर किसी पार्टीज़ की दरख्वास्त के ये सूट, अपील और प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र कर देती है, तो फिर अब इस सिचुएशन के अंदर किस तरह पार्टीज़ को डेट मिलती है अगली पेशी की कि अब उन्होंने किस कोर्ट के सामने पेश होना है। तो इसको पढ़ते हैं। तो सब सेक्शन 1 स्टेट दैट वेयर एनी सूट इज ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 22 और एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर विड्रॉ अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 24 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी, यानी यहाँ पर एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर कोई सूट सेक्शन 22 के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी तरह कोई सूट, अपील और प्रोसीडिंग जो है वो ट्रांसफ़र विड्रॉ हो रही है सेक्शन 24 के सब सेक्शन 1 के तहत, लेकिन ये ट्रांसफ़र और विड्रॉ हो रहे हैं किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे, द कोर्ट ऑर्डरिंग द ट्रांसफ़र और विड्रॉल शेल फिक्स अ डेट फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज बिफोर इटसेल्फ। अब जो कोर्ट जो ये ट्रांसफ़र और विड्रॉ का ऑर्डर पास आउट कर रही है ना, वो पार्टीज़ की डेट ऑफ अपीयरेंस फिक्स कर देगी अपने पास, अगर तो if the suit appear or other proceedings to be tried or disposed by itself or before the court which the case is, यानी मतलब अब जो कोर्ट इसको ट्रांसफ़र और विड्रॉ कर रही है, वो इस ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र के ऊपर ही डेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़ मेंशन कर देगी, जिसमें वो इन्हें बता देगी कि अब आपने मेरी ही कोर्ट में पेश होना है, अगर तो ये अपने पास इसको इससे ट्रांसफ़र कर रही है, या फिर उन्हें बता देगी कि किसी और कोर्ट में आपने पेश होना है अगर केस किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, where any suit, appeal or other proceeding is transferred from one court to another otherwise than on the application of a party। अब यहाँ पर भी यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि अदरवाइज देन एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी, मतलब पार्टी की एप्लीकेशन के बगैर ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। इसका मतलब कि कोर्ट के अपनी स्वाबदी के स्यो मोटो के तहत ट्रांसफ़र हो रही हैं। द पार्टीज देयर टू shall appear before the court from the parties thereto shall appear before the court from which the suit, appeal or other proceedings to be transferred on the day already fixed for the appearance। अब चूँकि इसने बगैर किसी पार्टी की एप्लीकेशन के बगैर नोटिस दिए ट्रांसफ़र किया है, तो उसका मतलब उन पार्टीज़ को तो नहीं पता कि हमारा केस अब ट्रांसफ़र हो चुका है, हमने इस अदालत में नहीं आना। वो कह रहे हैं कि वो पार्टीज़ जो हैं वो उसी डे पे इसके सामने आएंगी, पेश होंगी इसी कोर्ट में, जो कि ऑलरेडी फिक्स फॉर देयर अपीयरेंस, जो इसके फिक्स था डेट पे फॉर दैट कोर्ट। और अब क्या होगा, एंड सच कोर्ट शैल देन कम्युनिकेट द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र टू सच पार्टीज़। और जब ये पेश होंगे तो पार्टीज़ जो है, कोर्ट जो है उन्हें कम्युनिकेट करेगा ये ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र
ये मतलब इन्हें बताएगा कि आपका केस तो अब शिफ्ट हो गया है इस अदालत से टू सच पार्टीज एंड डायरेक्ट देम टू अपीयर बिफोर द कोर्ट टू विच द सूट अपीयर अदर प्रोसीडिंग्स टू बी ट्रांसफर आइदर ऑन द सेम डे और ऑन सच अर्लियर डे एज मे बी रीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू द स्टेट विच अदर कोर्ट इज लोकेटेड। यानी उन्हें बता देगा कि या तो जिस डेट पे आपने मेरे पास अभी आए हैं इसी डेट पर आपका केस लगा हुआ है, पेशी आपकी इस कोर्ट में आपने जाना है, या फिर कोई दूसरा डेट इन्हें बता देगा जो कि रीज़नेबल होगा कोर्ट के साथ जो इनकी जगह का डिस्टेंस होगा उसके लिहाज से। तो सेक्शन 25 जो है वो ओमिट हो चुका है। बाकी के सेक्शन जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।